हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैं लेके आया हूँ। अभी यूपीएससी सीडीएस का पेपर हुआ था 13 अप्रैल को 2025 का। साल में 2 बार पेपर होता है यूपीएससी सीडीएस का, तो ये सीडीएस 1 है। 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इससे आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और क्योंकि आपको पता है एसएससी का इस बार वेंडर चेंज है, तो आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके जाने चाहिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूं, चाहे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, जिससे कि जो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहे, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, यू विल एंजॉय अ लॉट। और मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कुछ चैप्टर्स कवर्ड नहीं होते, तो वो अभी स्किप कर सकते हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन। जो करेक्ट है उनके क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में मैं आपको ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो आप डायरेक्टली मूव भी कर सकते हैं किस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस पे आपको जाना है। सीडीएस का पेपर देना चाहते हैं आप फ्यूचर में, तो आपको पता होगा किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे नंबर सिस्टम से 12, अलजेब्रा से 13 क्वेश्चंस, ज्योमेट्री से 12 क्वेश्चंस, मेंसुरेशन से 19। हालांकि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को कंबाइन करके हमेशा देखा कीजिए, तो आपके टोटल 31 क्वेश्चंस इससे हो गए। 13 क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री से हो गए। तो एडवांस मैथ्स की वेटेज बहुत ज्यादा रहती है यूपीएससी सीडीएस में, और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा रहता है। तो एडवांस मैथ्स पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें बढ़िया सवाल हाइट एंड डिस्टेंस के भी। उसके बाद आपका परसेंटेज का 1 सवाल, रेशियो के 4 सवाल, एवरेज के 2 सवाल, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 3, प्रॉफिट लॉस का 1। इस तरीके से बटे हुए सीआईएसआई के 2, स्टैटिस्टिक्स के 6, जो कि आसान ही है, कुछ खास नहीं है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में। फिर डीआई के क्वेश्चंस भी कुछ ठीक ठाक हैं, और लोगरिथम जो आप एसएससी में नहीं पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चंस में स्किप भी करूंगा। बाकी 98 क्वेश्चंस मैं आपको इस सेशन के अंदर कराऊंगा, तो पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है चैनल पे, जो आप देख सकते हैं। एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस और बहुत सारे क्रैश कोर्सेज वो आपको मिल जाएंगे, और चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सेम सीक्वेंस में आपको पीडीएफ विद आंसर्स मिल जाएगी। तो आप खुद से अगर पहले प्रैक्टिस करके चेक करना चाहें कि क्वेश्चंस आपसे खुद से हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो वहां से आप टेस्ट कर सकते हैं, और जहां दिक्कत आए तो आप वीडियो पे आ सकते हैं। देखो, क्वेश्चन सबसे पहला हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का है, कि हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर मैं इन सभी संख्याओं का क्या कर दूं, सम कर दूं। ये सीरीज है एक, ये क्या होगी, लगातार चलने वाली सीरीज होगी। तो आप देखेंगे पहली वैल्यू मेरे पास है 36, फिर वैल्यू आ रही है 33, फिर वैल्यू आ रही है 30, कुछ इस तरीके से चलता जा रहा है। क्या इनके अंदर जो टर्म्स के बीच में गैप है वो मेरे पास यहाँ पे 3 का गैप है ना, फिर 3 कम हो जा रहा है। और अगर मेरे को इस सीरीज का मैक्सिमम मान चाहिए, तो हमें इस सीरीज को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और कहां रोकेंगे? आप कहेंगे सर जब तक पॉजिटिव वैल्यू है वो ले लो, नेगेटिव वैल्यू में तो फिर सम करने पे वैल्यू और घटनी स्टार्ट हो जाएगी, तो नेगेटिव नहीं लेना। तो अगर मैं 3 की टर्म्स में हम डिडक्ट करते जा रहे हैं, आप देखेंगे ये कितना है मेरे पास, 3 इंटू में 12, ये कितना है 3 इंटू में 11। इस तरीके से चलते रहेंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू में 1 भी आएगा, और मेरे पास यहाँ पे 3 इंटू में 0 भी आएगा, और उसके आगे आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। 3 इंटू 0 तो वैसे ही 0 होता है, और 3 इंटू 1 क्या होता है 3। अब मेरे को इन सारी टर्म्स का सम करना है, तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। या तो आप 3 को कॉमन ले लेंगे अगर, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3, 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश डैश, कहां तक, उल्टा में चल रहा हूं, 12 तक। ये क्या हो गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। उसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 इंटू में 12 प्लस 1 डेट इज 13 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहां से कट गया तो 6, 18 इंटू में 13 करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। 8 इंटू 3 यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी मेरे पास, 4 आ जाएगी। अगर यूनिट डिजिट 4 आ गई तो यही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, 234। क्लियर हो गया सभी लोगों को कैसे करना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या आता है मेरे पास, पी रिमाइंडर आएगा अगर मैं 7 की पावर 84 को डिवाइड करता हूं किससे, 342 से। अगर आप देखेंगे 7 की पावर 84 है, 342 क्या होगा, 7 की पावर मेरे पास यहाँ पे 3 होता है, 343, उसमें से 1 घटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू है। इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर जो आ रहा है वो है पी। और क्यों मेरा रिमाइंडर आएगा, जब मैं 7 की पावर 84 को ही डिवाइड करूंगा 344 से, और ये क्या है 7 की पावर 3 प्लस 1 है,
तो हमें बताना है p माइनस क्यू का मान क्या होगा। इजीली आप कर सकते हैं। देखो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे क्या बच रहा है, 7 की पावर 3 माइनस 1। इसे 7 की पावर 84 को 7 की पावर 3 की टर्म्स में अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा तो 84 क्या होता है, ये तो होगा 3 इंटू में 24, सॉरी 3 इंटू में 28। तो मैं इसे 7 की पावर 84 को ये लिख सकता हूं कि भाई 7 की पावर 3 की पावर 28 है ना। और जब 7 की पावर 3 को मैं 7 की पावर 3 माइनस 1 से काटूंगा तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर बचेगा +1, और +1 की पावर 28 मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। और इसी तरीके से यहां पे करूंगा से तो 7 की पावर 3 डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, अब मेरे को मिलेगा रिमाइंडर -1 और इसकी पावर 28। भाई 1 की पावर इवन या -1 की पावर इवन, दोनों केसेस में क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू बचती है, तो 1 और 1 मेरा रिमाइंडर बचा। तो p का मान भी 1 है और q का मान भी 1 है। p माइनस q का मान अगर मेरे को बताना है तो 1 माइनस 1 ही कितना आ जाएगा, 0। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। हम यही देखते हैं जो यहाँ पे वैल्यू रखी है, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं हमें उस वैल्यू के नियरेस्ट इसकी पावर चाहिए होती है, जिससे हम क्वेश्चन को इजीली कन्वर्ट कर पाए। और यहाँ तो इजीली दिख भी रहा था, वरना कई बार मैनुअली मेहनत करनी पड़ती है। देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 की पावर 101 को अगर हम 101 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो बेसिकली हमारे पास आप ध्यान देंगे यहाँ पे 2 की पावर 101 डिवाइडेड बाय 101। अब 101 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। और हमें एक चीज पता होती है कि मेरे पास अगर कोई भी नंबर है, नंबर की पावर प्राइम -1, और अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं प्राइम नंबर से, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे पास जो रिमाइंडर आता है ना वो 1 आता है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है, हालांकि टोशेंट मेथड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हम इससे रिलेटेड पढ़ते हैं, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं ये प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली लगा लूंगा तो आप कहेंगे सर ये मेरे पास ना 101 एक प्राइम नंबर है, ये 101 को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ 100 + 1। तो यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 100 और यहाँ पे इंटू में 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 101 करेंगे। और आप देखेंगे ये तो मेरा प्राइम नंबर हो गया, ये हो गया p -1। तो इस पूरे से मेरे को जो रिमाइंडर मिलेगा ना, ये वाली वैल्यू मिलेगी 1। अगर ये रिमाइंडर 1 है तो 1 × 2 की पावर 1 2, तो फाइनल रिमाइंडर जो आएगा वो ये होगा। हालांकि टोशेंट मेथड अगर आपको पता है तो ये तो बहुत सिंपल सा एक उसका आउटपुट आता है। इससे अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम निकालते हैं, वो आपको रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लासेस में मैंने करवा रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कहता है हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं m और n। जब m को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 4, और जब हम n को डिवाइड करते हैं 12 से तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 6। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। जब मैं m + n को 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 10 आएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई जब m + n को डिवाइड करूंगा 12 से तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर भी आपस में ऐड हो जाएंगे और सम कितना हो जाएगा 4 + 6 ये हो जाएगा 10, बिल्कुल ठीक। जब मैं m - n को डिवाइड करूंगा 12 से तो रिमाइंडर फिर भी 10 आएगा। तो आप कहेंगे सर जब m - n करूंगा मैं तो उस केस में 4 - 6 ये वाली वैल्यू आ जाएगी रिमाइंडर की -2। हमें पता है जब भी रिमाइंडर हमारा नेगेटिव में चला जाए तो हम उसमें डिवाइजर को ऐड कर देते हैं अपना फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए। और डिवाइजर क्या था मेरा 12, तो इसमें 12 को जोड़ दूंगा तो जो फाइनल रिमाइंडर बनेगा वो मेरा अगेन 10 ही बनेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेगेटिव रिमाइंडर वाला अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप समझिए, मान लो मेरे पास क्या है, किसी भी वैल्यू को मैं 7 से डिवाइड करना है से 13 को, तो आप या तो ये कह सकते हैं कि भाई 7 × 2 = 14, और यहाँ पे जनरली हम माइनस कर दें तो 13 - 14 ये आ जाएगा -1। इसे बोलते हैं हम नेगेटिव रिमाइंडर। नॉर्मल तरीके से करते हैं तो आप कहते हैं सर 7 है 13 है, 1 जा करूंगा 7 और रिमाइंडर बचेगा 6। अब 6 और -1 हमारा बराबर ही होता है। बेसिकली हुआ क्या कि अगर मैं -1 में इस अपने डिवाइजर जो है नेगेटिव रिमाइंडर में अपने डिवाइजर 7 को जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा, क्या ये 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर का कांसेप्ट हमारे क्वेश्चंस को आसान बनाने में मदद करता है, वही हमने यहाँ पे यूज किया और अपना आंसर बता दिया। तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन में कहता है रिमाइंडर क्या होगा जब 2 की पावर p - 1 को हम डिवाइड करेंगे p से, और p > 5 है हमारे पास, कोई भी वैल्यू हो सकती है,
और एक p एक प्राइम नंबर है। तो देखो इसके लिए हालांकि एक रिजल्ट हो सकता है और इसका डेरिवेशन करें तो लंबा भी जा सकता है, लेकिन जब हमें दे रखा है कि p कोई भी प्राइम नंबर होगा जो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर है, सबसे नियरेस्ट 7 है, p की जगह 7 को रख लीजिए, तो 2 की पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 और देख लो रिमाइंडर क्या आएगा। अच्छा अब यहाँ पे भी चेक करने के लिए आप देखो कि 7 के नियरेस्ट कौन सी 2 की पावर आती है, आप कहेंगे सर 2 की पावर 3, तो मैं क्या इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 को 2 की पावर 3 की पावर 2, ये तो 2 की पावर 6 बन जाएगा, इनटू में 2 की पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7। आप देखेंगे 2 की पावर 3 बनेगा 8 को 7 से डिवाइड करूंगा 1 रिमाइंडर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 और माइनस 1 कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या रिजल्ट याद रह जाएगा? चलें आगे। अगला सवाल, हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, इसके कितने होंगे। अब देखो यहाँ पे 24 16 और 8 तीनों जगह आ रहा है, 8 क्यूब को बाहर ले लूं, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब और 27 और माइनस 8 और एक 9, 27 में से 9 घटा दूंगा तो बचेगा मेरे पास 18, तो 8 का क्यूब इंटू में 18 है। अब इसे ब्रेक कर लो प्राइम फैक्टर्स में, तो 8 होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा, और ये भी ब्रेक करूंगा तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में ब्रेक होगा, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 2 की पावर 10 आ गया और इनटू में 3 की पावर 2 आ गया। मेरा नंबर ये है, अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हो तो वो क्या होते हैं, अगर मैं नंबर को प्राइम नंबर्स में स्प्लिट कर देता हूं, से p एंड q में ब्रेक कर देता हूं और उनकी पावर है a और b, तो मैं कहता हूं जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, ये प्राइम हो गया p और q और यहाँ a और b है, तो a प्लस 1 इंटू में b प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 10 प्लस 1 11 और 2 प्लस 1 डेट इज 3, आंसर आ जाएगा 33। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 2 की पावर 10 देखे थे तो आपको पता था 11 का मल्टीपल आपका आंसर आएगा, क्योंकि प्लस 1 करना पड़ेगा, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली 33 को अपना आंसर मार्क कर सकते थे, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे पूरा करके दिखा दिया जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगला सवाल, n सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर है, जिसे अगर हम इन सब से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें बताना है कि n का मान क्या होगा। आप कहेंगे सर ये सारी की 2 की पावर्स हैं, 1 से लेके n तक जा रही है 2 की पावर n, तो जो हमारा नंबर होगा n, क्या वो मेरे पास 2 की पावर n प्लस 1 होगा। अब इसे 2 की किसी भी पावर से मैं डिवाइड कर दूं, हर केस में रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर ये पूरा 0 रिमाइंडर देगा और ये 1 बचेगा मेरे पास रिमाइंडर। ठीक है, अप टू n, राइट, तो मेरा नंबर आ गया ये। अब मेरे को इसे बनाना है क्या, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है हमारे पास, 1 के बाद 4 जीरो लगा दो। अब हमें यहाँ पे n की एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे कि ये वाला जो रिजल्ट है ना मेरा इससे ज्यादा चला जाए। ठीक है, 10,000 से ज्यादा चला जाए। आपको पता है यहाँ पे कि 2 की पावर 10 तक तो हम याद कर रखते हैं कि भाई ये 1024 होगा, है ना। इसके बाद अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, आप कहेंगे सर इसमें 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बात बनेगी नहीं, तो मेरे को 16 से करना पड़ेगा जो कि होता है 2 की पावर 4, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये समझ में आ रहा है ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी क्रॉस कर जाएगी किससे, 10,000 से। तो ये 2 की पावर 14 जो होगी वो मेरी क्या होगी, वैल्यू ज्यादा होगी 10,000 से। तो यही बताना था कि यहाँ पे n का मान क्या आएगा, आप कहेंगे सर n को रखना पड़ेगा हमें 14। ठीक है, क्योंकि 13 रखूंगा तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू काफी छोटी रह जाएगी 10,000 से, तो बात बनेगी नहीं, हमें 14 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ओरली करने वाले होते हैं, बस समझाने में लिखना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। क्वेश्चन में कहता है कि सारे 3 डिजिट नंबर का सम कर दो जो 5 रिमाइंडर दे 50 से डिवाइड होने के बाद। तो आप कहेंगे सर पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा जो 50 से डिवाइड होने के बाद हमें क्या रिमाइंडर दे, 5। तो आप कहेंगे सर जो नंबर्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, 50n प्लस 1 की 5 की फॉर्म में।
है ना, तभी तो 5 रिमाइंडर मिलेगा। पहला नंबर n को 1 रखूंगा, 55 तो 2 डिजिट का नंबर है, तो n को मेरे को 2 रखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 50 इंटू में 2 + 5, और इस तरीके से मेरी वैल्यू चलती रहेगी। अगर इसे 20 कर दूंगा तो ये 1000 + 5 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। तो लास्ट वैल्यू क्या होगी, 50 इंटू में 19 प्लस में 5। इन सब का सम करके बताना है। अब आपके ऊपर, आप किस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाओ या क्या लगाओ। मेरे को तो डायरेक्टली ये चीज दिख रही है भाई कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जा रही होंगी इस पूरे के अंदर। यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, 15 to 2 से, और 15 to 19 तक जा रहा है। तो हमारे पास टोटल 18 टर्म्स होगी ना, 1 से लेके 19 तक 19 टर्म्स होती, 1 नहीं है, तो हमारे पास कितनी टर्म्स है, 18 टर्म्स है। ठीक है, तो अगर 18 टर्म्स है तो ये 5 18 टाइम्स ऐड हो रहा होगा, तो इसका तो 5 इंटू 18 में लिख सकता हूं, और प्लस में ये 50 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, 2 से लेके 19 तक का सम बचेगा। और इसे भी अगर आप सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में करना चाहो तो वैसे कर लो, वरना एपी का फॉर्मूला लगा के वैसे भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। यूनिट डिजिट अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट से तो चलो बात नहीं बनेगी। ये हो गया 90 प्लस में 50, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 18 है, तो 18/2 दैट इज 9, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 21, ये रिजल्ट आएगा। ये 90 प्लस 9450, और मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9540। वरना जीरो को छोड़ के आप लास्ट डिजिट से भी करना चाहते हैं तो जीरो को हमें पता लास्ट में तो जीरो आएगी, तो यहाँ पे फिर यूनिट डिजिट में 2 वैल्यू आ रही थी, तब भी बात नहीं बनती। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया, हमने पूरा सोल्व कर लिया। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है n, p प्रोडक्ट है दोनों डिजिट्स का इस नंबर के। तो मैं कह सकता हूं जो नंबर है 2 डिजिट का मेरे पास n, उसे मैं मान लेता हूं xy, ठीक है। और जो xy, और इसे सिंप्लीफाइड करके लिखते तो हम इसे 10x प्लस वाई लिखते, ये टेंस प्लेस पे मान लेता हूं और ये यूनिट्स प्लेस पे। p प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर का, तो p हो जाएगा x इंटू में y। अगर p को ऐड कर दिया जाए स्क्वायर ऑफ द टेंस प्लेस ऑफ n, तो टेंस प्लेस है x, तो x स्क्वायर प्लस p है xy, तो xy पूरा लिख देता हूं, ये वाली वैल्यू। तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 84। अगर हम p को ऐड कर दें जो यूनिट प्लेस पे है उसके स्क्वायर में, तो y स्क्वायर प्लस xy कर दें, तो जो रिजल्ट मिलता है वो है 60। हमें बताना है कि p प्लस n का मान क्या होगा। तो बेसिकली 10x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई, इसका मान बताना। तो पहले तो हम सोल्व करके यहाँ पे x और y का मान निकाल सकते हैं क्या। आप कहेंगे सर इन दोनों में अगर मैं x को कॉमन ले लूं x प्लस वाई आ जाएगा, इधर y को कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा y, और यहाँ पे वैल्यू 6 से कट जाएगी, या आप 12 से काट लो, ये आ जाएगा 7/5। क्योंकि ये सिंगल डिजिट्स ही हो सकती है x और y, तो आप कहेंगे सर x का मान 7 आ गया और y का मान मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो नंबर हो गया मेरे पास यहाँ पे 75। p का मान 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35 हो गया, और इन दोनों का सम हमें बताना है, तो ये वाली वैल्यू हो गई 110। समझ आ गया सभी लोगों को कैसे करना है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर आप चाहते हैं मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखूं तो ये मेरे पास x प्लस वाई कॉमन, और यहाँ पे नीचे क्या आया था y x प्लस वाई कॉमन, ठीक है। तो वो x प्लस वाई कट गया। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा भाई, ये पूरा का पूरा वैल्यू को अगर मैं 100 की पावर n से डिवाइड करूं तो एक इंटीजर वैल्यू आएगी। हमें बताना लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी जिससे कि ये ट्रू रहे। तो आप देखेंगे ये 199, ये क्या जा रहा है 1 से लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 तक, तो ये तो बेसिकली 100 फैक्टोरियल है, और इसे डिवाइड कर रहे हैं 100 की पावर n से, ठीक है। तो आप 100 की पावर को n को स्प्लिट करेंगे तो आप कहेंगे सर 5 की पावर 2n हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 2n हो जाएगा, यही है इसका मतलब। अब मैं क्या ये बता दूं कि भाई 5 की कौन सी मैक्सिमम पावर है जो इसे कंप्लीटली डिवाइड कर पाए, क्योंकि जो 2 की पावर होगी वो बल्कि ज्यादा ही होगी। अगर आप इसमें छोटी वैल्यूज भी ले लें
जो हम ट्रेलिंग जीरोज का कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, अगर मैं 5 भी ले लेता स्टार्टिंग का, तो 5 की तो मुझे पावर 1 ही मिल रही है जो इसे काट सकती है, लेकिन 2 की यहाँ पे स्क्वायर मिल गया, फिर एक यहाँ मिल गया 2 की पावर 3, तो ये वैल्यू तो ज्यादा होगी हमेशा इससे। तो मेरे को ये निकालना है कि 5 की मैक्सिमम पावर क्या है जो 100 फैक्टोरियल को काट सके। वो कैसे करते हैं हम यहाँ पे जो 100 जो फैक्टोरियल में वैल्यू होती है उसे ऐसे लिखते हैं और 5 से काटना स्टार्ट करते हैं। जो कोशेंट आएगा वो यहाँ लिखेंगे, कितने टाइम्स जा रहा है 20 टाइम्स, तो कोशेंट 1 आया मेरा ये 20, फिर 5 से काटेंगे, अब ये कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। अब 5 से तो ये कटेगा नहीं, आगे कुछ कोशेंट नहीं आएगा तो 0। अब हम क्या करते हैं, कौन सी पावर मैक्सिमम 5 की जो इसे काट सकती है वो होगी, जो कोशेंट्स आए हैं ना मेरे दोनों स्टेजेस में 20 और 4, इन दोनों का सम कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी 24। तो यहां पे मैं कहूंगा कि जो 5 की पावर 2n है, ये 5 की पावर 24 होगी जो इसे मैक्सिमम काट सकती है, तो 2n 24 के बराबर, तो n का मान कितना आ गया 24/2 दैट इज 12। तो 12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नन ऑफ अबाउट द अबव इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शंस कैसे दे रखे थे, 24 दे रखा था, बच्चे जल्दबाजी में गलती से 24 मार्क कर देते हैं। अब देखो ये चीज मैंने जो ट्रेलिंग जीरो का कॉन्सेप्ट है वही बताया है, ठीक है। आप इसे कह सकते थे कि भाई 100 की पावर n को मैं लिख देता क्या 10 की पावर 2n, और मैं यहां पे निकाल लेता भाई इसके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितनी है, कि कितनी जीरोज लास्ट में आएंगी, तो 10 की उतनी पावर से कट जाएगा। और ट्रेलिंग जीरोज निकालने के लिए फैक्टोरियल में हमने पढ़ा है कि हम किससे डिवाइड करते हैं, 5 से ही डिवाइड करके हम क्वोशंट्स जो भी आते हैं उनका सम कर लेते हैं, ठीक है। और ये आता 24, तो मैं कहता ये वाली वैल्यू क्या होगी 10 की पावर 24 से कटेगी, और यहाँ पे 10 की पावर 2n दे रखा है, तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो इनका मान 12 मिल जाएगा। तो 5 की टर्म्स में ना ब्रेक करना चाहें तो ऐसे, मैंने 5 की टर्म्स में जानबूझ के इसलिए सिखाया कि एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा दे दे कि भाई 100 फैक्टोरियल है, आपको बताना है कि 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी जो इसे कंप्लीटली डिवाइड करके इंटीजर वैल्यू दे दे, तो बस वहां पे आपको 5 की जगह रिप्लेस कर देना 7 को, और यही कंसेप्ट लगा के आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट सेक्शन में आप। अगला सवाल, हमें बताना भाई ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका HCF क्या होगा। अब ये देखो कितना सिंपल सवाल है, x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 1, ये तो हम अलजेब्रा में आइडेंटिटी पढ़ते ही हैं। ये किसके बराबर होता है, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, और इनटू में x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ये आइडेंटिटी पढ़ते हैं। तो भाई ये है, और यहाँ पे इसके साथ HCF बताना है, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है ना इसमें भी, तो यही HCF हो जाएगा मेरा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आइडेंटिटी पता है, बहुत अच्छी बात है। भाई नहीं पता है आइडेंटिटी तो आपके अंदर कंफ्यूजन किसमें हो सकती है, आपकी जो कंफ्यूजन होगी वो या तो इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में ही होगी, क्योंकि ये तो एज इट इज दे रखा है, हमें पता है ये बड़ी वैल्यू है, पावर ज्यादा जा रही है, ये कम वैल्यू है, तो हमारे पास जो आंसर होगा मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है, इससे बड़ी वैल्यू तो कोई हो नहीं सकती मेरा आंसर, है ना। और अगर पावर 4 में जाऊंगा तो पावर 4 में या तो यही होगा या फिर इसे छोटी पावर में मुझे जाना पड़ेगा, तो पावर 4 में ये वाली वैल्यू, बाकी जो पावर 4 में दे रखा माइनस वगैरह कहां से लाओगे इसके अंदर, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं दोनों, तो या तो ये होगा, वरना मैं ये कह सकता था भाई कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही तो हम इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन होगी अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो 2 में होगी। उसके लिए भी आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, एक्स के अलग अलग वैल्यू ट्राई करके देख लो कि भाई यहाँ पे मैं एक्स को क्या रख लेता हूँ, एक्स को मैं रख के देख लेता हूँ 1, अगर नहीं पता है x को 1 करोगे तो ये वाली वैल्यू बन गई 3 और ये वाली वैल्यू भी बन गई 3। HCF कितना आ गया 3। अब 4 ऑप्शन में करके देखो कि HCF 3 किस में मिल रहा है, इसमें तो 1 मिल रहा है, तो ये इसके चांसेस वैसे ही हमारे कम हो रहे हैं। अगर मैं देखता हूं यहां पे रखूंगा तो यहां पे HCF 1 मिल रहा है, यहां पे HCF -1 मिल रहा है, और यहां पे HCF मिल रहा है 3। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की कोई भी वैल्यू रख के भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कम से कम 2 वैल्यू पे ट्राई करें। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रख के देख लिया, एक बार x की वैल्यू को आप 2 रख के देख लो कि भाई क्या आ रहा है मेरे पास। x की वैल्यू जैसे यहाँ पे आपने 2 रखी तो 2 की पावर 8, 256 प्लस 716 प्लस 1, तो मेरे पास यहाँ पे 256 प्लस 16 प्लस 1 ये हो जाएगा 17, और यहां पे अगर मैं सम कर लूंगा तो 3 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 273, ये वाली वैल्यू आ गई। इधर रखूंगा तो 2 की पावर 4 16 प्लस 4 20 और 21, क्या 21 इसे काट सकता है पूरी तरीके से? आप कहेंगे सर बिल्कुल कट रहा है, 23 टाइम्स जा रहा है, तो इन दोनों में HCF क्या आ रहा है भाई, यही आ रहा है ना। तो मेरे पास जो रिजल्ट है ये HCF हर बार मेरे को मिल रहा है अलग अलग वैल्यूज रखने पे, तो यही आंसर आएगा, 1 जाएगा ही नहीं। तो 2 वैल्यू पे ट्राई कर लो, कभी कंफ्यूजन हो किसी चीज में,
वैल्यू पुटिंग मेथड बहुत जगह यूज करेंगे हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जहां जहां पॉसिबल हो सकता है करके दिखाऊंगा मैं आपको। मुश्किल क्वेश्चन उसी से आसान बनेंगे। अब जैसे ये वाला सवाल हमें दे रखा है कि दो प्राइम नंबर है पी और क्यू, उनका एलसीएम हमेशा क्या होगा, ओड नंबर होगा। भाई बिल्कुल ट्रू नहीं है। पी और क्यू हमारे प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, आप कहेंगे सर 2, 3, 5 इस तरीके से हमारे प्राइम नंबर चलते हैं, और एक ही प्राइम नंबर ऐसा होता है हमारा जो कि इवन होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओड होते हैं। तो अब मेरे को दो नंबर कह रहे हैं, दो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा ओड होगा। भाई ये पी ले लेता हूं और ये क्यू ले लेता हूं, इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। क्या ये हमारे पास ओड है, नहीं, ये तो इवन आ गया। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अब ये भी गलत हो गया। इन दोनों का ही देखो एलसीएम लिया 6 आ गया, इन दोनों का दो प्राइम नंबर का एचसीएफ तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 6 + 1 ये हो गया मेरे पास 7। भाई ये तो ओड नंबर भी आ गया, तो ये भी गलत हो गया। हालांकि अगर यही क्वेश्चन आपको घुमा के कह देता कि जो पी और क्यू प्राइम नंबर है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, अगर ये ऐड कर देता ना ग्रेटर देन 2, तो फिर हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर बचते हुए सारे के सारे ओड बचते, और उन किस केस में जब आप एलसीएम लेते तो वो भी ओड आता आपके पास, आप उनका एचसीएफ लेते तो वो 1 आता, क्योंकि सभी प्राइम नंबर का एचसीएफ तो 1 ही होता है। तो ओड प्लस ओड, वो उस केस में आपको ये वाला रिजल्ट हमेशा इवन मिलता और ये वाला रिजल्ट हमेशा ओड मिलता। सेम क्वेश्चन अगर ये दे देता प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है, और 2 की वजह से सारी सिचुएशन बदल गई, अब कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे हमसे कह देता कि इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर 2 को हटा के ये दोनों लें तो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, एलसीएम और एचसीएफ का सम इवन, और ऊपर वाले केस में हमारे पास ये एलसीएम ओड बन जाएगा अगर 2 को हटा दें तो। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, x² - 5x + 4 ये फैक्टर है इसका, तो हमें बताना है कि पी और क्यू का मान क्या होगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब इसे पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, या फिर मैं कह सकता हूं जो इसके रूट्स होंगे वो इसके भी रूट्स होंगे, और रूट्स क्या होती है, वो वैल्यूज x की जिसपे ये पोलिनोमियल 0 बन जाए, और उन्हीं वैल्यूज पे ये पोलिनोमियल भी मेरा 0 बन जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, इसे सिंप्लीफाई करना है अगर आपको, तो आप कहेंगे सर ये -5 है, ठीक है, इसको ब्रेक करना है इस तरीके से कि इसका प्रोडक्ट 1 × 4 4 आ जाए और सम 5 बने, तो आप कहेंगे सर 4 और 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन होता है तो उसे इग्नोर कर देते हैं, प्लस होता है तो उसे माइनस बना लेते हैं। तो 4 और 1 सम आ गया 5 और प्रोडक्ट आ गया 4। अब इसे डिवाइड कर देते हैं x² के कोफिशिएंट से जो कि है 1, तो 1 से डिवाइड करूंगा तो ये x की दो वैल्यू आ जाएंगी, या फिर मैं कह सकता हूँ दो रूट्स आ गए जिसपे ये 0 बनेगा, और इन्हीं दो वैल्यूज पे ये भी 0 बनेगा। तो पहला तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 1 रख लो, यहाँ पे x को 1 रख दिया तो ये 0 बनना चाहिए, तो 1 - p + q ये आ गया 0 के बराबर, है ना। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे p आ गया मेरे पास q + 1 के बराबर। तो जो p और q का मान बताना है ना हमें, तो q में 1 जोड़ने के बाद p बन जाए, सही है, ये गलत है, ये गलत है, और ये भी हो सकता है। तो अब हमें दूसरा ट्राई करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 रख दूंगा x की जगह, तो 256, यहाँ पे मेरे पास माइनस में px² मतलब 16, इंटू में p है, p की जगह q + 1 रख देता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए, और यहाँ पे प्लस में q, ये भी 0 के बराबर। तो यहाँ पे 256 में से 16 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 240, और इधर बचेगा मेरे पास 15q, 15 से काटूंगा तो 1 जा और 6 जा, ये आ गया q 16 है तो p 17 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलें आगे। क्वेश्चन में कहता है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, इनका कॉमन रूट है 2, तो हमें बताना है कि p + q का मान क्या होगा। अगर इनका कॉमन रूट 2 है तो यहां पे x की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे x को 2 रखा तो मैं कहूंगा यहां पे 4p + 2p + 4 ये आ गया 0 के बराबर। तो यहां पे मेरे पास
6p माइनस 4 और p का मान -2/3 आ गया। ऐसे ही यहां पे पुट कर देंगे तो 4 प्लस 2q प्लस q इक्वल्स टू 0। 4 3 क्यों आएगा तो q का मान मेरे पास -4/3 आ गया। इन दोनों का सम कर देंगे तो -6/3 सम ही पूछा है तो ये -2 मेरे पास रिजल्ट बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, तो हमें इसका मान बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये s यहाँ पे लिख दिया, ये स्टार्टिंग में था, ये हिंदी वाले से ले लेना। इसे सोल्व करके वैल्यू बतानी है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, कितने वेरिएबल्स गिवन है 4। तो हमारे पास 4 - 1 ये आ गया 3। 3 वेरिएबल का मान कुछ भी मान सकते हैं। जब आप देखेंगे ए बी सी यहाँ पे सिमिलर तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ए पे बी पे सी पे, तो उस केस में हम इन तीनों को क्या ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। और ये वाली वैल्यू आपके ऊपर आप क्या मानना चाहें। देखो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू रखेंगे ऐसी रखेंगे जिससे कि चारों ऑप्शन डिफरेंट आंसर दें। मैं यहाँ पे 0 भी रख सकता हूँ एबीसी को, लेकिन चारों ऑप्शंस में आंसर 0 आ जाएगा तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा उसका। मैं यहाँ पे इनका 1 रख सकता हूँ मान, अगर 1 रखूंगा तो चारों ऑप्शन में क्या अलग अलग आंसर आएगा। आप कहेंगे सर ये 1 आएगा, ये 2, ये 4 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 3। तो ये 1 भी पॉसिबल है। 1 के अलावा अगर आप और कुछ रखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। जैसे अगर मैं 1 रखता हूं ना तो सारा फ्रैक्शन में चला जाएगा, ये 3/2 बन जाएगा, फिर 3/2 - 1, तो थोड़ा अजीब सी वैल्यू जा रही है ना। तो बेटर है 1 की जगह भी हम क्या रख ले, कोई ऐसी वैल्यू जिससे s भी हमें एक इंटीजर वैल्यू में मिल जाए। तो अगर इन सबको क्या कर दूं, क्योंकि s 2 का मल्टीपल है तो इन सबको 2 रख दूं अगर मैं, तो आप कहेंगे सर ये 2 + 2 + 2 6 / 2, s का मान कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी मेरे लिए। अगर ये सब 2 है तो यहाँ पे बनेगा 8, यहाँ पे बनेगा 16, यहाँ पे बनेगा 32 और ये वाली वैल्यू 4 × 3 12, यही बनेगा। अब यहाँ पे देखो 3 - 2 क्या आएगा 1, तो ऐसे यहाँ पे भी ये मेरे पास 1, ये 1 और ये कितना हो गया 3, और यहाँ पे ये 1, ये 1, ये 1 और वहां पे 3। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 × 1 × 1 × 3, तो ये बचा 3, और वहां पे 1 + 1 + 1 माइनस में लास्ट में 1/s है तो 1/3, तो ये 3 - 1/3 ये हो जाएगा 9 - 1 8/3 इंटू में 3, तो रिजल्ट बचेगा 8, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे करना है आपको। अगला सवाल हमारे पास क्या था कि P और Q 0 के बराबर नहीं है और ये दोनों के दोनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो हमें बताना है p² + q² का मान क्या होगा। रूट्स का सम क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर मेरे पास ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो सम ऑफ रूट्स हम कहते हैं ये वाली वैल्यू होती है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये होता है मेरे पास c/a। तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अगर मैं कंपेयर करके लगा दूं यहाँ पे, तो p + q सम ऑफ रूट्स है, ये होगा x का कोफिशिएंट है p तो -p, और x² का कोफिशिएंट है मेरे पास क्या 1, तो ये, और ऐसे p q का मान निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये मेरे पास q / 1 आएगा। सोल्व करेंगे तो यहां से आप देखेंगे q से q एलिमिनेट हो जाएगा, तो p का मान आ गया 1, और अगर p का मान 1 आ गया तो यहाँ पे 1 - 1, q मेरे पास जाके क्या किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। हमें बताना है p² + q², तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूं और इनका सम कर दूं तो 4 + 1 ये आ जाएगा 5। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगला सवाल हमारे पास 2 इक्वेशंस दे रखे हैं जिसमें p q के बराबर नहीं है, इनका कॉमन रूट है, तो हमें बताना है p + q का मान क्या होगा। अब इनका कॉमन रूट का मतलब यह है कि एक ऐसी वैल्यू होगी जिसपे ये भी 0 बन जाए और ये भी हमारे पास क्या बन जाए 0 बन जाए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यार वो वाली वैल्यू क्या मान लेते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो आप। मैं मान लेता हूं वो वैल्यू है y, कॉमन रूट क्या मान लिया मैंने, y मान लिया, तो x को y से रिप्लेस करेंगे, तो मैं कहूंगा y² + py + q। ठीक है, ये 0 के बराबर है। सिमिलरली जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे भी y से रिप्लेस कर दूंगा x को, तो y² + qy + p, ये भी 0 के बराबर है, तो इक्वल कर सकते हैं। अब इसे सोल्व कर लो, आप देखेंगे इन दोनों को सिंप्लीफाई करने में y से y कट जाएगा मेरा y²,
यहाँ पे p माइनस क्यू हो जाएगा अगर मैं y को कॉमन ले लूं इन दोनों में, और इधर q को ले जाऊं तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे y का मान क्या आ गया, y का मान तो p माइनस क्यू कट जाएगा और y का मान मेरे पास आ जाएगा 1। तो जो कॉमन रूट है वो 1 आ चुका है। अब 1 आ गया है तो आप पुट कर दो। हमारे पास इस इक्वेशन में क्या वैल्यू बनेगी, 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 के बराबर, और p प्लस क्यू का मान किसके बराबर आ गया, ये तो -1 के बराबर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो एसएससी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू सीधे रखा है, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके बताना है कि मान क्या होगा। आप देखेंगे यार यहाँ पे b माइनस सी सी माइनस है और यहाँ पे a माइनस बी है ना। तो अगर मैं ये तीनों का एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास a माइनस बी माइनस सी और c माइनस है। अब देखेंगे डिनोमिनेटर में हर जगह दो दो चीजें हैं तो तीसरी चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बनाने के लिए। तो ऊपर आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब और प्लस c माइनस a का होल क्यूब, और ये वाली वैल्यू -3 करके मेरे को बताना है। अच्छा, अगर मैं इसे क्या कर दूं, इसे मान लू a, इसे मान लू b और इस पूरे को मान लू c, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी क्या 0 आ जाएगा सम करते ही, और ये अगर 0 बन गया तो मैं कहता हूं यार a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर, 3abc के बराबर। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा दी, और डिवाइडेड बाय a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए ही तो करना है, और ये -3, तो यहां से ये कट गया, 3 - 3 क्या आता है, 0 आता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। क्लियर हो गया ये? अच्छा, और क्या कर सकते थे भाई, अगर आपने डिग्री वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा ना अलजेब्रा में, तो डिग्री वाले कंसेप्ट से भी आप इस क्वेश्चन को कह सकते थे कि भाई मेरा आंसर ना ये हो सकता और ना ये हो सकता। ठीक है, एक लॉजिकल बच्चा ना इस क्वेश्चन को देखते दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर देता, या तो आंसर ये होता या ये होता, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं थे। क्यों पॉसिबल नहीं थे भाई, आप देखेंगे यहाँ पे कि b माइनस सी और c माइनस है, मतलब ये एक मेरे पास वेरिएबल मान लेता हूं, चलो k वेरिएबल है, ये k का कुछ वेरिएबल तो k स्क्वायर बनेगा, डिग्री 2 आएगी इसकी मल्टीप्लाई करने पे दो वेरिएबल को, ऊपर भी डिग्री 2 है, डिग्री 2 को डिग्री 2 से काटूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा वो एक इंटीजर वैल्यू में हो सकता है बचे। अगर ऐसे ही इधर करूंगा तो भी इंटीजर वैल्यू और ऐसे इधर करूंगा तो भी इंटीजर वैल्यू, या फिर मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो बचेगी ना डिग्री, वो डिग्री 0 होगी इनमें, और डिग्री 0 होगी तो मतलब एक इंटीजर वैल्यू। तो जो रिजल्ट आएगा ना इन तीनों को यूज करके अगर मेरे पास आना है तो उसकी डिग्री 0 होगी। डिग्री 0 किसकी होगी इनमें से, इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 3 है, ये दोनों नहीं हो सकते, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो डिग्री वाले कंसेप्ट से भी हमें ये चीज दिख रही है। अच्छा, दूसरी चीज ये दे रखी है भाई, अब ये हम ही समझो, अगर हमारे पास ये -3 है तो एक इंटीजर वैल्यू में से ही तो आप इंटीजर वैल्यू को घटाओगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा ये 0 और 3 में से ही आ सकता है, बाकी पॉसिबिलिटीज बनी नहीं रही। बाकी आप इसे वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते थे, एबीसी का मान कुछ भी मान के कर सकते थे, हालांकि ये क्वेश्चन हमें पहले से ही पता है, इतनी बार कर चुके हैं, तो देखते ही आंसर मार्क कर देते हैं आधे बच्चे तो इसका कि भाई 0 आएगा। अगला सवाल हमें दे रखा है कि अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं इन इक्वेशन के, एक बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो कैसे कर सकते हैं, ए और बी की फॉर्म में दे रखा है, तो इक्वेशन जो है मेरे पास वो है x प्लस ए प्लस बी, ये बराबर है ए बी एक्स डिवाइडेड बाय ए बी प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स के। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, क्या a और b की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं, मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है और 3 वेरिएबल्स हैं। आप a और b का मान अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी रखो, ये उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। अल्फा और बीटा क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो क्या मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1 कर दूं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, और जैसे ही हमने ये वाला काम किया तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 और ये वाली वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2x, और ये आ जाएगा मेरे पास x के बराबर, ये बन गया। इसे सोल्व करके अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे, और फिर वो इस वाली वैल्यू, ये बेसिकली क्या है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, ये तो सम ऑफ रूट्स है,
और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इनका हमें क्या करना है, सम करना है। इस तरीके से इसे देखना है और वैल्यू बतानी है। अब 1 1 करके पहले ये भी चेक कर लो, चारों ऑप्शन सेम अलग वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा। ये दे रहा है 3, ये दे रहा है -1, ये वाली दे रहा है 1 और ये वाली वैल्यू दे रहा है मेरे पास -3। चारों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो सोल्व कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ से वैल्यू आएगी 2x², इसको इसमें मल्टीप्लाई करा, फिर यहाँ पे 4x और x, ये आया 5x में से x घटाया तो बचेगा 4x, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा +2 और ये आ गया मेरा 0 के बराबर। अगर आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो -4 डिवाइडेड बाई 2 -2 बचेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 ये 1 बचेगा, और इन दोनों का अगर सम कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। -1 कौन से ऑप्शन में आ रहा था, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बेसिक से करना चाहो ए और बी को करके भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। वैल्यू पुटिंग से बस थोड़ा हम ए और बी में फंसते नहीं है, अल्फा बीटा दिक्कतें थोड़ी कम होंगी। अब देखो यहाँ पे दे रखा है p = 0.09 के ऊपर बार, और इसे सोल्व करके बताना है क्या होगा। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे? आप कह सकते हैं सर इसे सिंप्लीफाई करूंगा, या तो आपको खुद भी पता दिखना चाहिए 0.09 के ऊपर बार ये होता है ना, जो कि करस्पॉन्ड करता है 0.1 को। ठीक है, या तो आपको ऐसे दिख जाएगा, वरना बेसिक आप जो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं इसे रिकरिंग डेसिमल नंबर को सोल्व करने के लिए, वो कर लेंगे कि भाई सब कुछ पहले जीरो सब वगैरह सब भूल के पूरा का पूरा जो नंबर है उसमें जो डिजिट बन रही है 9 वो लिख लो एज इट इज। फिर माइनस में जब बार है उससे पहले वाली साइड डिजिट लिख लो तो 0 0 है। डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज के ऊपर बार है, एक वैल्यू के ऊपर बार है तो उतने 9 लिख दो। कितनी वैल्यूज है जिसके पास हमारे पास बार नहीं है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो उतनी 0 लगा दो। तो ये आपने पढ़ा हुआ है ना, 9 भाग 90 तो 1 भाग 10 आ जाएगा, जिसे आप 0.1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे p की वैल्यू पुट करके अपना आंसर बताना है, तो p² 1/100 करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 0.7, यहाँ पे 4.3 बचेगा और यहाँ पे -5 बचेगा। ये तो भाई 5 - 5 ये तो 0 बन गया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अगला सवाल सर्च का सवाल है हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। क्वाइट एन इजी वन। आप देखो यहाँ पे देखेंगे, हम इसे क्या करते हैं, इसे a² + b² की श्रेणी में डालते हैं, और यहाँ पे माइनस इसे 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 2 तो मेरे पास 4 एज इट इज आ जाएगा। ab किसे रिप्रेजेंट करेगा, 2√15 को रिप्रेजेंट करेगा, और इनका a और b के स्क्वायर का सम हमारा कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 17। तो कैसे ब्रेक करें हम इसे कि 17 बन जाए। √15 को भी अगर आप फर्दर ब्रेक करना चाहें तो 2 × √3 इंटू में √5 मेरे को दिख जाएगा। अच्छा, अब बात बन गई मेरी, इतना करने के बाद जैसे 2√3 का स्क्वायर करूंगा तो ये होता है मेरे पास 12। ठीक है, इसका स्क्वायर करने पे और इसका स्क्वायर करने पे मिलता है 5, तो 12 + 5 17 होता है, हो गया। तो ये मेरा a बन जाएगा, ये वाली वैल्यू b बन जाएगी, तो 2ab और ये a² + b²। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 2√3 और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस बाहर आएगा और -√5, ये मेरा रिजल्ट इससे बाहर निकलेगा। हमें ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकले रूट से, क्योंकि रूट से बाहर कभी भी नेगेटिव नहीं निकल सकता। इसी तरीके से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है। a² + b² ये लेना है, तो 2 दे रखा है, ab 15 है, √3 और √5 में ब्रेक हो जाएगा, ये तो सिंपल, इनके स्क्वायर का सम 8 बन गया। तो ये क्या बनेगा, √5 - √3 बनेगा। सोल्व करेंगे, √5 कट गया, 2√3 में से √3 घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे √3 बचेगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि x² + y² + z² 3 के बराबर है और x y z इंटीजर्स दे रखे हैं, तो हमें बताना है कितनी वैल्यू पॉसिबल है xy + yz + zx की। वाइट बहुत बढ़िया सवाल ये एग्जामिनेशन में पूछा गया, बहुत सावधानी से करना, और एग्जाम में इस तरह के सवाल मिले तो लास्ट के लिए छोड़ना, क्योंकि आपको केसेस बनाने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, x² + y² + z² अगर ये 3 के बराबर है और ये तीनों इंटीजर्स दे रखे हैं, तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है भाई, इनकी जल्दी से बता दो। आप कहेंगे सर इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट उसके अंदर फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो आप देखो, या तो ये तीनों अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इंटीजर सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, यहाँ पे 1 रखूंगा, 1² 1² 1², इन तीनों का सम 3 बन गया। अच्छा, 1 की जगह -1 होता तब भी तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती,
तब भी मेरे पास सम 3 आ सकता था। क्या और कोई केस पॉसिबल है? मान लो x को हमने कर दिया 0, तो क्या किसी दो इंटीजर वैल्यू के स्क्वायर का सम 3 कभी मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो बस दो ही केसेस पॉसिबल होंगे। तो मेरे पास हर की क्या क्या वैल्यू निकल के आई? आप कहेंगे सर x भी मेरा प्लस माइनस 1 हो सकता है, y भी प्लस माइनस 1 हो सकता है और z भी प्लस माइनस 1 हो सकता है। अब देखिए हमें अगर हम सारे केसेस बनाएं तो सारी वैल्यूज पे हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं अपन कि x को मैं कॉमन ले लूं अगर इसमें और इसमें, तो मेरे पास आएगा x y प्लस z और प्लस वाई जेड। अब मेरे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, +1 और -1। 1 कर दूंगा प्लस वाली, ठीक है। x को अगर +1 रख दिया तो ये हट जाएगा, और अगर x को मैं यहाँ पे प्लस आ गया और माइनस रखूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा वो बनेगा माइनस y प्लस जेड, और यहाँ पे प्लस में वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अब एक एक करके बाकी इसमें प्लस माइनस मेरे पास 4 केसेस बचेंगे y और z के, एक 1 -1 1 -1। आप एक एक करके पुट करके रखो कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकल के आएगी दोनों में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहले y को 1 1 रख दूं तो ये वाला रिजल्ट क्या बनेगा 1, ये बनेगा 2, और आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 + 2 दैट इज 3। अब मैंने यहाँ का y को 1 z को -1, तो ये -1 आ जाएगा और ये बन जाएगा 0, तो रिजल्ट आएगा मेरे पास -1, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे y को -1 कर रहा हूँ, z को +1 करा तो ये 0, और ये मेरे पास फिर से -1 बन जाएगा, और अब लास्ट में दोनों को -1 कर दूंगा तो ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा +1। -2 + 1 क्या रिजल्ट देगा मेरे पास? ये वाली वैल्यू तो देगा -1, ठीक है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। अब यहाँ पे जब ये नेगेटिव का साइन है तो उस केस में क्या होगा? 1 1 दोनों को ले लिया तो 1 -2 -1, 1 -1 लिया तो ये -1, ये 0 तो -1। फिर मैंने यहाँ पे -1 1 लिया तो अगेन सेम चीज होगी मेरे पास -1, और अगर मैं लास्ट में ले लेता हूं यहाँ पे दोनों को -1 तो ये प्लस का 2 बन जाएगा मेरे पास, और ये मेरे पास बन जाएगा प्लस का 1, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। तो कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकल के आई मेरे पास? आप कहेंगे सर 3 और -1, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकल के आई। मैंने कंप्लीट प्रोसेस समझा दिया किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में ये चीज देखनी है। एक की रख दो दोनों, एक से दोनों केसेस बनाए, फिर उससे इंडिविजुअली 4 केसेस निकाल के आप ट्राई कर सकते हो। कभी भी गलती नहीं करोगे इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप इस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। चलता हूं आगे। कहता है x y और z ना रियल नंबर्स हैं कुछ इस तरीके से कि x + y + z हमारा 10 के बराबर है, x y y z और z x 18 के बराबर है। तो हमें वैल्यू बतानी है x³ + y³ + z³ - 3x/z। यार ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। ये किसके बराबर होता है? ये वाली वैल्यू ये होता है x + y + z, x + y + z का होल स्क्वायर -3xy। यही तो पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये तो हो गया 10 का स्क्वायर 100 -3 इंटू में 18 54, तो ये तो 460 आ गया। चलें आगे। कहता है एक रियल नंबर m है, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो बन जाता है ये n। हमें बताना है कि m + n का मिनिमम मान क्या होगा। तो अगर आप m + n का मिनिमम मान बताना चाहते हैं तो देखो ये अलजेब्रा का सवाल है। n को क्या मैं m² से रिप्लेस कर सकता हूं, और m² + m क्या ये क्वाड्रेटिक बन गया पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिनिमम मान क्या होता है? हम पढ़ते हैं ax² + bx + c। अगर इसका अगर मिनिमम मान या मैक्सिमम मान बताना होता है तो हम कहते हैं x होता है -b/2a, ठीक है। अगर ये a मेरे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है तो ये मिनिमम मान बताता है। अगर यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ये मैक्सिमम मान बताता है। तो अगर हमें इसका मिनिमम बताना है तो हम कहेंगे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या होगी? इसका कोएफिशिएंट भी 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो -1/2 इंटू में 1, ये मेरा क्या देगा? इसका मिनिमम मान देगा, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई? -1/2 -0.5। क्लियर? मैक्सिमम और मिनिमम का सवाल था ये। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसे सोल्व करके क्या आएगी। तो कैसे करेंगे आप इसे सोल्व? देखो अगर आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं तो क्या यही वाली वैल्यू बन रही है?
है ना। तो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं नीचे तीनों का, तो मेरे पास यहाँ पे 532900, उधर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 एज इट इज, यहाँ पे 2p² और यहाँ पे p की पावर 4। अगर आप देखेंगे ये वाला रिजल्ट, तो ये तो मेरे पास p² + 1 का होल स्क्वायर है। हमें p का मिनिमम मान बताना है जिससे कि ये इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू कब आएगी? जब ये p² 1 का होल स्क्वायर इससे घट जाए। अब क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आप ये भी चेक कर सकते हैं अगर आपको देखना चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो 2 जीरो तो मेरे पास आएंगी, तो इससे तो मिल जाएगा मेरे को 10। अब इसका 5329 का देखो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर आप इसे दो के पेयर में स्प्लिट कर लेंगे, पहले 7 से जाएगा 49 और फिर मेरे पास यहाँ पे 429 बचा, 7 + 7 14 और कितना अगर मैं 3 से कर दूं तो ये तो 429 ही आ गया, कट गया। तो ये 73 का स्क्वायर है, तो ये 730 का होल स्क्वायर होगा। तो मैं इस पूरे को यहाँ पे लिख सकता हूं, ये बराबर आ जाएगा, इसे भी ब्रैकेट कर दो 730। तो p² + 1 मेरा किससे कटना चाहिए? 730 से कटना चाहिए। तो क्या मैक्सिमम मिनिमम मान होगा? आप कहेंगे सर ये अगर 730 ही बना जो जाए तो हमारा काम चल सकता है। p² + 1 को अगर 730 करना है तो आप कहेंगे सर p² किसके बराबर? 730 - 1 दैट इज 729। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? भाई है। किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है। तो मेरे पास p का मान मिनिमम क्या हो जाएगा? 27 और यही मेरा क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। तो ये कुछ चीजें हैं, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपनी पकड़ अच्छे से बनाए रखिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो आप कंप्लीट तैयारी भी मेरे साथ कर सकते हैं, जिसमें सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको कराई जाती हैं। ऑफिसर बैच है जिसके अंदर मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट से अलग अलग टीचर्स मिलेंगे। इसके साथ आपकी सीजीएल की Tier 1 Tier 2 की टेस्ट सीरीज भी फ्री रहती है, और भी आरबी एप्लीकेशन पे जितनी भी चीजें हैं, टारगेट ग्रुप वो सब अवेलेबल रहता है। हर क्लास की पीडीएफ वगैरह आपको दे दी जाती है, जिससे कम टाइम में आप प्रिपरेशन कर पाए। अगर आपको सेपरेटली जीके पढ़नी है तो जीके के कोर्सेज यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है खाली मैथ्स पढ़ना है मुझसे, तो आप मैथ्स का कोर्स भी ले सकते हैं खाली, जो कि काफी कम प्राइसेस पर अवेलेबल है।